हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ये फिजिक्स का गुड सेट का सॉल्यूशन आप सभी के लिए बहुत उम्मीद से एग्जाम दिए हैं और बेहद बेहद पता है उत्सुक हो सब के सब आंसर्स के लिए। तो सारे के सारे गुड सेट 2021 के सॉल्यूशंस के साथ मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस इज दिस, दैट इज 3.0 into 10 raised to -5 टेस्ला। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ। A long straight conductor is carrying a steady current of 2 ampere. What is the force per unit length it when it placed in a horizontal table and the direction of current in east to west direction? ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये फोर्स ड्यू टू प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन है बच्चा, वो जो हमने पढ़ा था BIL। इट्स इट। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, सिंपल। तो हमको वो पूछ क्या रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, बी इंटू आई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज 3 × 10⁻⁻⁵ और करंट जो दिया है वो 2 एम्पियर है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो 6.5 into 10⁻⁻⁵. A solenoid of length 0.5, radius 1 centimeter, number of turns 1000. It carries a current of 10 ampere. The magnitude of the magnetic field inside the solenoid. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड होता क्या है, म्यू नॉट एन बाय आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमको लेंथ भी करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 pi × 10⁻⁻⁷ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1000 टन है और लेंथ से आपको डिवाइड करना है, तो लेंथ दिया हुआ है 0.5 इंटू इंटू ओके आई, दैट इज 10 एम्पियर। इसको सॉल्व आउट करते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला आता है बच्चा लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एट सर्टेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the horizontal component of the earth magnetic field is same as vertical component of the earth magnetic field, then what is the angle of dip? Okay, तो देखो हमको पता है tan delta is equal to v by h। ओके, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम बताया हुआ है, तो tan delta is equal to ओके v और अपॉन वी 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 कट गया, तो डेल्टा इज 45 डिग्री इज योर आंसर। चलो ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज दिस। सो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे दिया हुआ है, दैट इज m 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पर हमको पता है जो इक्वेशन था मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 pi m/r³। ये है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पूरी 10⁻⁻⁷। ये m दिया हुआ है हमको 0.75 अपॉन r³। r कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज सेपरेशन डिस्टेंस, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब आ रही है ये d, दैट इज 75 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.75। उसका क्यूब करेंगे हम, तो 0.75 का क्यूब, इसका क्यूब करते हैं, जो फाइनली हमको जो आंसर मिलता है दैट इज 1.78 इंटू 10⁻⁷ स्टूडेंट्स। ओके, चलो, for a long current carrying conductor solenoid inside a magnetic field is 0.6 Tesla, then the magnetic energy per unit volume। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है अपना, दैट इज b² by 2 म्यू नॉट। ओके, b की वैल्यू आपको दे दी हुई है 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय
म्यू नॉट 2 into 4 pi into 10 raised to -7, इसे सॉल्व आउट करोगे तो यू विल गेट 1.43 into 10 raised to 5 as your answer. Now the self inductance L of a solenoid of a length L and the cross section area A is increases. ओके मतलब अगर इंडक्टेंस को बढ़ाना है तो आपको लेंथ और एरिया के साथ क्या छेड़छाड़ करनी होगी, मुझे वो आपको वो आप मुझे बताना है. तो मैं जानता हूं इंडक्टेंस होता है n phi by I. ओके और ये भी जानता हूं फाई जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए अपॉन आई. और सोलेनोइड का जो बी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये ए और ये आई. ठीक है बच्चा. अब यहाँ पे जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो हम देखो कहीं ना कहीं मेरा इंडक्टेंस है वो सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरिया पर है और इनवर्स प्रोपोर्शन इसका अगर सॉल्व आउट करेंगे तो कैपिटल एन बाय एल आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन टू लेंथ है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा और लेंथ कम करनी पड़ेगी. तो आंसर बी इज योर आंसर. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1.5 हेनरी. If a current in a coil changes from 0 to 20 ampere, okay, that is change in current, that is 20 ampere in the time 0.5 second, you need to find the flux. What is the change of flux linkage with the other coil? फ्लक्स चेंज हमको फाइंड करना है. ठीक है बच्चा लोग, हमको पता है कि ईएमएफ जो होता है दैट इज डी फाई बाई डी टी होता है. अगेन दूसरा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस से ईएमएफ जो बनता है अपना वो क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी होता है. इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी. डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी फाई इज इक्वल टू एम इंटू डी आई. ओके डी आई मतलब चेंज इन करंट ही एक टाइप का, तो एम इंटू डेल्टा आई लिख देते हैं. एम 1.5 इंटू करंट जो है वो कितना है 20. इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर इज 13 वेबर. 13 वेबर. वेबर किसका यूनिट है, फ्लक्स का. चलो कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेराड is connected to 110 volt of frequency 60 hertz AC determines the RMS value. ठीक है बच्चा लोग, तो कैपेसिटर आपको दिया हुआ है दैट इज 50 इंटू 10⁻⁻⁶. वोल्टेज आपको 110 दे दिया हुआ है वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज बोल दी हुई है. ठीक है अब मैं जानता हूं दैट इज VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XC. XC ओके स्टूडेंट्स. और हमें जान ठीक है तो सॉल्व करते हैं हम इसको. तो VRMS हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 110. करंट तो हमको डिटरमाइन द IRMS वैल्यू ऑफ करंट, वो हमको ढूंढनी है IRMS वैल्यू. XC. XC जो होता है अपना वो क्या होता है बेसिकली, ओमेगा सी होता है बच्चा. XC क्या होता है अपना ओमेगा सी. तो IRMS अपने को चाहिए है तो क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू 110 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लगा देंगे और कैपेसिटेंस की जगह ये सी. ठीक है इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2.1 एम्पियर आएगा. फॉर एलसीआर सर्किट एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द रेजोनेंस अकर. रेजोनेंस अकर और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो मैं जानता हूं रेजोनेंस पे फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल बाय सी होता है. हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है मतलब 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी. एफ को सब्जेक्ट बना दो बच्चा तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ
LC, ये रेजोनेंस पे मिल जाएगा आपको। इसको हम अगर सॉल्व आउट करते हैं तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 127.39 हर्ट्ज। For a LCR circuit, L is 2 Henry, C is 18 microfarad and resistance is 10 ohm. What is the value of the Q factor? Q factor की वैल्यू क्या होगी? तो Q factor का जो फॉर्मूला है 1/r अंडर रूट ऑफ L बाय C, इसकी आप वैल्यू पुट अप करोगे, यू विल गेट 33.33 एज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जो रेंज थी इसकी वो आ जाएगा 880 megahertz to 108 megahertz is your आंसर बच्चा। 12th नंबर करेंगे अब हम। A plane of electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in a free space along x direction। ओके, तो हमको ये फ्रीक्वेंसी दे दी हुई 25 मेगा मतलब 10 raised to 6 hertz at a circular point in a space। बी मैग्नेटिक फील्ड आपको जो दिया हुआ है दैट इज 2.1 इंटू 10 raised to -8 के कैप। ठीक है बच्चा, जैसे ये x हो गया, ये z हो गया और ये y हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो y कैप मतलब y डायरेक्शन में कहाँ पे होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए सब में जे आ गया। एंड वी नो दैट इक्वेशन इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू E बाय C। Now we need to find what इलेक्ट्रिक फील्ड, तो B इंटू सी हो जाएगा बच्चा। ओके, B क्या हो गया 2.1 इंटू 10 raised to -8, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 raised to 8। इसको सॉल्व करते हैं बच्चा तो ऑलमोस्ट आपको दिख ही जाता है कि क्या आएगा 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। A glass prism having a refractive index of mu placed in an air for angle of minimum deviation of a prism is the same angle of prism, what value of angle of prism is। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म वहां पे वैल्यू क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, बट यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2। स्टूडेंट्स, इसका जो वीडियो सेशन है पूरा का पूरा नेक्स्ट डे हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ओके, the radius of curvature of face of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter, is focal length is 12 centimeter, what is the refractive index of the material। okay, and we know that the formula is 1 upon f is equal to refractive index 2 with respect to 1 minus 1 upon r1 minus 1 by r2, so 1 by 12 equal to refractive index is you need to find -1, 1 by 10 minus 1 by 15। okay, so 1 by 12 is equal to n2 minus 1, it will be equal to 5 by 150। so n2 minus n1 is 150 upon 5 into 12, 5 ones are 5, 5 threes are 15, 0 is there। okay, and 3 fours are 12 and 3 tens are 4 ones are 3 fours are 12, 2 twos are 4, 2 fives are 10। wait a minute, we did some mistake here। yes, we did a mistake here, see here students। okay, so 1 by 12 into 5 into 150 equal to eta 2 minus 1। yes, no, okay, 30 10 by 4 that is 2.5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1। ओके, एक हमने साइन कन्वेंशन गलत लिया 1 by 10 minus 15।
ओके, यहाँ पे आ जाएगा -15। सो 1/f इज इक्वल टू n2 - 1, और ये हो जाएगा 5/30। ये हो गया 1/12। फोकल लेंथ दिया हुआ है हमको n2 - 1, दैट इज 5/30। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 30, 12 और ये 5, दैट इज n2 - 1। ओके, सो 12 1s are 12, sorry 4 3s are 12, 3 4s are 12, 3 10s are 30. Okay, and 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So approximately your answer is 1.5 answer. Okay, so this is your right answer, 1.5. Students, now let's move to another question. Find the equivalent focal length due to combination of two convex lenses are in contact having a focal length, both of them having a 130 centimeter. We know that if there is a combination of lenses, so 1 upon f final is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 is there, students, up to dot fn. अब यहाँ पे हमको दो ही दिए हुए बच्चा लोग, तो हमको फाइनल निकालना है। तो दोनों का हम जो लेंस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस जोड़ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30, दैट इज इक्वल टू 1/fn इज इक्वल टू 2/30, दैट इज fn इज इक्वल टू 15 centimeters. So your right answer is 15 centimeter. A tank is filled with the water or at the height of 16 centimeter. So real depth is 16 centimeter and apparent depth you need to find, and lying at the bottom of the tank is measured by microscope. उनको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, रियल अपॉन apparent। ये 4/3 दे दिया है, फटाफट खत्म करो इसे बात, ये 4/3 दे दिया हुआ है, ठीक है। और रियल 16 दिया हुआ, एक्स ढूंढना है, तो एक्स क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा लोग, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 12। चलो ये रहा राइट आंसर। Estimate the distance of which a ray optics is a good approximation for an aperture of 5 mm and the wavelength is 500 nanometer. तो अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है डायरेक्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लेमड़ा, ठीक है। वेवलेंथ ये दिया हुआ है लेमड़ा, ये रहा, तो 5 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ 500 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व आउट करो, यू विल गेट योर आंसर एज 50 मीटर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया हुआ, जहां पे वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने को 500 नैनोमीटर दी हुई है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट and the screen is 100 centimeter and the slit are separated by 1 mm. Find the distance between the fifth and the third bright fringe. हमको distance between fifth and third bright fringe के बारे में निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो lambda is equal to हमने जो पढ़ा था पूरा का पूरा, वेट अ मिनट, कहाँ गया, वेट मिटा दो। तो डिस्टेंस बिटवीन जो फ्रिंज आएगा वो आ जाएगा n lambda d by a, ओके, n हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2। सो 2 वेवलेंथ जो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 500 इंटू 10⁻⁹। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ओके, जो अपने को दे दिया हुआ है, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻3, सॉरी डी यहाँ पे दिया हुआ अपने को 100 100 100, ठीक है बच्चा लोग। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। और 10⁻⁻3, ये 1 mm दिया हुआ था वो लिख दिया। फाइनली विल गेट योर आंसर एज 1 mm।
वर्क फंक्शन, लीस्ट वर्क फंक्शन हो किसका होता है, तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर है सोडियम। What is the de Broglie wavelength associated with the electron accelerated at a potential difference of 64 volt? Okay, students. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को वेवलेंथ निकालना है। यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो सीखा था हमने, 1.27 अंडर रूट ऑफ वोल्ट नैनोमीटर। ओके, इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.53 एंगस्ट्रॉम। Photoelectric effect, the graph of the stopping potential versus the frequency v, what will be the slope of the straight line? Slope of the straight line क्या होगा पूरा का पूरा, वो मुझे बताना है। मैं जानता हूं कि जो टोटल एनर्जी था वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी था। वर्क फंक्शन एच एफ है। ओके, मतलब सॉरी, एनर्जी, टोटल एनर्जी एच एफ है, वर्क फंक्शन ई इंटू वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसको हम इस साइड ले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस। ओके, हमको क्या ढूंढना, किसके वर्सेस किसका रिलेशन ढूंढना है। ओके, वी नॉट का, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, सॉरी। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस के ई। सो वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एच बाई ई एफ माइनस के ई। इसको हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हमको m मिल जाता है h बाय ई, जो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, क्या लिखा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मेर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, तो हमको फॉर्मूला पता है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछा है वहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, तो हमको सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला पता है, दैट इज 1/r अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, 1/r। ओके, मिनिमम पूछा हुआ है ना शॉर्टेस्ट, मतलब n2 क्या लिख देंगे हम, इन्फिनिटी लिख देंगे, जब भी मिनिमम केस आता तो यही होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 1/, आ रहेगा, सो ये आ रहा था, तो 1/λ। सो 1/λ इक्वल टू रिडबर्ट कांस्टेंट n स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बालमेर सीरीज होती है, लाइमेन बालमेर स्टार्ट होती है n इक्वल टू 2 से। ठीक है, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/λ इज इक्वल टू r/4। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 4/r इज योर आंसर बच्चा लोग। The radius of innermost electron of an hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to minus 11. What is the radius of this? Okay, so here we know the relation. Radius is directly proportional to their orbit. Okay, so हमको जो ढूंढना है इनर मोस्ट, तो क्या दिया हुआ, इनर मोस्ट हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, n1 हो जाएगा तब इनर मोस्ट के लिए। जब n1 था तब r की वैल्यू 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 दी हुई थी। जब n आपका 4 होगा तब क्या होगा, तो r4 अपॉन r1 इज इक्वल टू 4, मतलब n मतलब 4 और ये 1, तो r4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर is 16 इंटू r1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 8.48 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। The ground state, the ground state energy of hydrogen atom, that is minus 13.6 electron volt. What will be the kinetic energy of an electron? Okay, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे आपको दे दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम जानते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी -/2 काइनेटिक एनर्जी -1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज टू, वेट अ मिनट, काइनेटिक एनर्जी इज टू 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी -1। हम इस दोनों का रिलेशन ही देखेंगे।
सो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमको कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ पे देखो 1 ऐड हुआ तो 236 हो गया. 236 ऐड होने के बाद यहाँ पे डिवीजन करते हैं. ओके, जो स्प्लिटिंग हुआ इस न्यूक्लियाई का, इन दोनों में बेरियम और क्रिप्टॉन में 144 प्लस 89 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 13. ओके, और ये 13 एंड दिस 233 इज देयर एंड वी नीड व्हाट 236. ओके, तो कितने का गैप है, 3 का गैप है. तो 3 न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकल गए तो आंसर आ पाएगा 3. The half life of the radioactive element is 16 years. How much time it will take to reduce the activity part by 1/6 पार्ट से कम होगा, वो क्या होगा. तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 t बाय कैपिटल T. ठीक है, हमको करने कितने फाइनल 1 बाय ओके n बाय n नॉट की बात करूं. ओके, तो मुझे करने कितने टोटल पार्ट्स t बाय t. ओके, तो n बाय n नॉट जो अपने को पार्ट्स करने हैं टोटल, दैट इज 1/16. ओरिजिनल reduces to 16 part is there, right? Activity 16th part final. Okay, so it is 1/2 half life. Okay, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16 1/2 रेज टू टी बाय कैपिटल टी. मुझे ये स्मॉल टी ही फाइंड करना है. ठीक है, और वहां पे अपने को हाफ लाइफ दे दी हुई ऑलरेडी 16 years. ओके, तो 1/16 इज इक्वल टू 1/2 टी बाय 16. इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 4, और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू टी बाय 16. ओके, बेस सेम है तो यू कैन कंपेयर पावर्स. तो टी बाय 16 इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 4 इंटू 16. तो t इज इक्वल टू 16 4 जा 64 इज योर आंसर. What should be the ratio of neutron to proton for the stability of a heavy nucleus? स्टेबिलिटी के लिए कौन सा होगा हेवी न्यूक्लियस में, तो वो देख लेते हैं हम. तो अगेन यहाँ पे देखें हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो स्टेबिलिटी में हमेशा होने के लिए रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. ठीक है, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का. तो यहाँ पे देखो इस टू छोटा नहीं है, 1 नहीं है, लेस देन 1 नहीं है, लेस देन 1 नहीं है, बट इन दिस केस इट इज लेस देन 1. सो आंसर इज दिस. आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन. ओके, बट माय प्रेडिक्शन इज 2:3. ओके, हियर ये क्वेश्चन भी के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट व्हाट माय प्रेडिक्शन इज, सी हियर. See, red light is given and we know that energy is equal to hc by lambda. Red light has maximum wavelength, so energy will be less, and from this option energy is less is of this, so the answer is 1.4 electron volt. But I have a doubt in that. Full wave rectification input frequency 60 hertz and output frequency is हमको बतानी है. हमको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट का आधा, तो आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट. 2 इनपुट कितना है 60 है, तो आंसर आ जाएगा 120 हर्ट्स. In a given following electronic logic circuit it behaves as a logical operation. तो बच्चा ये जो पूरा का पूरा गेट है ये कॉम्बिनेशन किसका है, और प्लस नॉट का है, और ये वापस अगेन कॉम्बिनेशन नॉट के साथ कर दिया हुआ है. ठीक है, तो अगेन सारे के सारे जो आउटपुट होंगे उल्टे हो जाएंगे, तो नॉट नॉट कैंसिल होके आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, और गेट ही आएगा. इसका अगर बुलियन इक्वेशन बनाओगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा. ए डॉट बी, इसका आंसर आएगा ए बी. वापस इसका डॉट करोगे बुलियन पे भी बुलियन तो हट जाएगा, तो आंसर ए बी, इसलिए वापस क्या आ गया, और गेट ही आंसर आया.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सिस, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सिस पे क्या होता है, ओके, 2 kp/r³ होता है, वही चीज ये एक्सिस पे होता है, ओके, और ये इक्वेटर पे होता है 2 kp/r³। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस को नहीं दिया हुआ इन्होंने प्रायोरिटी, यहाँ पे जो दी गई प्रायोरिटी है वो किसको है, ठीक है, वो सोचने जैसी बात थी। इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर जो चेंजेस आता है, फाइनली यहाँ पे x³ और y³ बचता है, बट रेशियो हम निकालते हैं ई एक्सिस बाय ई इक्वेटर का, वो आता है 2, ठीक है, बट ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1/x³ बचेगा और यहाँ बचेगा 1/y³ इक्वल टू 2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y³/x³ हो जाएगा 2, इसको उल्टा कर देते हैं तो x³/y³ इज इक्वल टू 1/2, तो x इज टू y क्या हो जाएगा, 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 2, सो आंसर इज बी। अब ये चीज नीचे की तरफ लग रही है, ओके, मतलब वेट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, ओके, मतलब यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर वेट अ मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude this, find the acceleration of an electron, find the acceleration of electron due to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा अपना एक्सेलरेशन का आंसर, ठीक है बच्चा लोग, तो इसको हम सॉल्व करते हैं वापस से। ओके, सो जो एक्सेलरेशन हमको निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा इसे, और वेट फोर्स भी नीचे लगेगा। यहाँ पर केस थोड़ा सा इसने कंफ्यूजिंग कर दिया था, पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कैसे लगेगा, mg नीचे लग रहा है, साथ ही साथ QE भी नीचे लग रहा है, ओके, और रिजल्टेंट m इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m g प्लस QE, तो ए डैश क्या हो जाएगा, mg प्लस QE बाय एम, एम कट गया स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g प्लस QE बाय एम, QE बाय एम को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 3.5 इंटू 10⁻²²। अब इसमें g 9.8 ऐड करोगे वो दिखेगा भी नहीं, तो ऑलमोस्ट आंसर बी ही है, ठीक है। So two large thin plates are parallel close to each other on their inner faces. The plates have the surface charge density of same sign and magnitude of this. What is the E outer region of the second plate? Outer region पे electric field का value क्या होगी, तो electric field क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴। डायमेंशन फॉर्मूला हमको पूछा है पोटेंशियल का, उसका आंसर आता है m1L2T-3 A-1। कैसे आया बच्चा, तो देख लेते हैं, V इज इक्वल टू EL होता है, और E क्या होता है, फोर्स पर बाय चार्ज L, इसकी वैल्यू तुम डालोगे पता चल जाएगा तुमको, m1L1T-2 L1, और ये होगा A1T1, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इन इसका क्वेश्चन जो बच्चा है, मैंने जो सॉल्व आउट किया था उसके हिसाब से जो आंसर आता है, दैट इज ये 3 और 3, दैट इज वेट, इसको 3 था तो ये 3 था, 3/2 प्लस 3/2 इज 3, 3/2 प्लस 3/2 इज अगेन 3, एंड गिवन बिटवीन इज ऑल्सो 3, सो टोटल आंसर इज 9, और यहाँ पे 3/2, ओके, प्लस 3/2, that is again 3 plus 3, 9 plus 6 मेरा 15 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, बट I have a doubt in that कि maybe question is wrong or what, but still okay, this is the doubtful case for me. 36, which of the following option is a pair of the polar molecule,
So HCl and H2O is your answer. ओके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, मेरा फेवरेट क्वेश्चन अभी तक के गुजसेट के पेपर में। देखो बच्चा, हमको अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो बनानी है, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे जो करंट पास करेगा वो जीरो, मतलब जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, तो 2 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। अब ये सर्किट हो गया, इसमें करंट कुछ यहाँ से फ्लो करेगा आई जितना, ठीक है। ओके, तो अब V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग जो आई नॉट फ्लो करेगा, ओके, तो ये 12 वोल्ट है, ये आई नॉट, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का 500 प्लस आर जितना है, तो आई नॉट कितना हो जाएगा 12/500 प्लस आर हो जाएगा बच्चा लोग। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमने देखा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो 2 वोल्ट जितना लग रहा है, तो V इक्वल टू आई नॉट आर। अब यहाँ पे जो V 2 वोल्ट है, आई नॉट की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दी है 12/500 प्लस आर इंटू आर और कर देंगे, ओके ए आर। इसको सॉल्व आउट करते हैं हम, तो क्या आता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सो आंसर ओके 500 plus r equal to 6r, so 500 equal to 5r, so r is what 100, your answer is C। स्टूडेंट्स ये तो हमको पता चल ही गया होगा अच्छे से आपको ये, ठीक है, कि करंट का कैसे करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो मैं जानता हूं करंट जो अपना है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और रेडियस स्क्वायर से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, तो मैं I1 अपॉन I2 लिखूं, या फिर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। ओके, मतलब A बाय B की बात करूं, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इज व्हाट, R2 इज R स्क्वायर एंड R1 इज 3R, दैट इज 9R स्क्वायर। ये गया तो आंसर आ जाएगा 1:9 बच्चा लोग। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट। दो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, दो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उनका भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसमें रह गया होगा। ओके, 39 वाला सेट जिसके अंदर हमको वो पोटेंशियोमीटर वाला सम था, जिसमें E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 था, ठीक है। 1.5 वोल्ट था, E2 ढूंढना था, एक का बैलेंस पॉइंट जो था वो 150 था, दूसरे का जो बैलेंस पॉइंट है वो 210 था। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, so E2 is what 1.5 into 7 divided by 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0.3, 7 3 जा 21, 2.1 वोल्ट उसका जवाब आता है, वो सेल वाले सम्स का, ठीक है। और 40 नंबर का सम था, वो वाला सम था कि आपको एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, ओके, ऑफ रेडियस r कैरिंग अ करंट I प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B, जितना प्रोड्यूस कर रहा था, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका निकालना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो उसका जो आंसर आता है, मैं जानता हूं B जो होता है वो म्यू नॉट I बाय R होता है, 2R, किसके लिए, रिंग के लिए, ठीक है। और साथ ही अगर यहाँ पे अगर मैं जानता, और दूसरी चीज मैं जानता हूं कि करंट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2BR बाय म्यू नॉट आ जाएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है IA होता है, ठीक है। I क्या हो जाएगा 2BR बाय म्यू नॉट, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो उससे जो आंसर आता था वो आया 2πBR³ बाय म्यू नॉट। स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।